नमस्ते साथियों। आज गांव सरकार की 21वीं कड़ी में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। आपने देखा कि लगातार महापुरुषों के बारे में चर्चा करके हम यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से महापुरुषों ने अपने उद्देश्यों के लिए, अपने आदर्शों के लिए किस तरह से संघर्ष किया और किस तरह से उन्होंने सफलता पाई, या किस तरह से वो अपने पूरे जीवन भर संघर्ष करते रहे और उद्देश्य के प्रति बढ़ते रहे। आज हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में चर्चा करेंगे जिसके बारे में आप सब लोग जानते हैं। उसमें उनके बारे में कुछ बताना नहीं है कि वो कौन थे, लेकिन फिर भी उनके बारे में चर्चा करेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, इतना तो सभी जानते हैं। और इतना ही नहीं है, वो भारत के लगातार जब से देश आज़ाद हुआ 1947 में, तब से लेके और 1964 तक लगभग 17 साल तक वो भारत के प्रधानमंत्री रहे। तो साथियों, नेहरू जी के बारे में मैं ये नहीं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ कि नेहरू जी ने भारत की बाद जो प्रधानमंत्री के रूप में जो उन्होंने कार्य किया वो कार्य क्या था, बल्कि हम उन विषयों पर चर्चा करेंगे कि जो उन्होंने आज़ादी के लड़ाई के दौरान जो उन्होंने संघर्ष किए, वो जिन आदर्शों के लिए उन्होंने अपना जीवन समर्पित किया, वो कैसा था और किस तरह वो हमको प्रेरित कर सकता है या किस तरह से उससे हमको प्रेरणा मिल सकती है। साथियों, जवाहरलाल, इसके पहले कि हम उन संघर्षों के बारे में बताएं, मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के संक्षिप्त जीवन परिचय देना चाहूँगा। आप उनके पिताजी मोतीलाल नेहरू इलाहाबाद में हाई कोर्ट में बहुत बड़े बैरिस्टर थे और वो धनी मनी आदमी व्यक्ति माने जाते थे। 14 नवंबर 1889 में इलाहाबाद में मोतीलाल के पुत्र के रूप में जवाहरलाल का जन्म हुआ और प्रारंभिक शिक्षा जो उन्होंने लिया वो उस समय घर पे ही लिया। उन्होंने ट्यूशन व्यूशन रख के और अध्यापक रख के उन्होंने पढ़ाई लिखाई की, लेकिन उसके बाद वो बाकी सारी शिक्षा उन्होंने उस समय के जो दुनिया की सबसे बेहतरीन शिक्षण संस्था थी वहाँ जाके लिया। पहले तो स्कूली शिक्षा उन्होंने लंदन में अपने हैरो स्कूल से लिया। उसके बाद कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, आप जानते हैं अभी आप लोग, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय दुनिया के सबसे मशहूर विश्वविद्यालय है। उसमें अंग्रेजों के ज़माने में तो और मशहूर था। तो वहाँ से उन्होंने कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन किया। फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ाई पूरी की, लॉ की, फिर वहीं से बैरिस्ट्री की पढ़ाई की। उसके बाद 1912 में ये पढ़ाई करके वो आ गए भारत और वहाँ इलाहाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने वकालत की। तो ये उनका शिक्षण जीवन तो बहुत ही अच्छा था, उच्च कोटि का था, उसमें कोई कहने की बात नहीं है। बड़े बाप के बेटे थे, इसमें भी कहने की बात नहीं है। लेकिन इसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने 1912 में जैसे वकालत करने आए, तभी से उन्होंने एक तरह से राजनीति में भी अपना कदम रख दिया। और कहते हैं लोग कि सन 1912 में जो पहला बिहार में किसी जगह पे वो सम्मेलन हुआ था कांग्रेस का, तो उसमें वो डेलीगेट बन के गए थे। लेकिन महत्वपूर्ण वो नहीं है, उनके रुझान था उसमें पार्टी में उनका कांग्रेस पार्टी के प्रति, मतलब सत्ता आंदोलन के प्रति। उसमें कांग्रेस पार्टी महत्व नहीं था। उसमें कांग्रेस पार्टी सत्ता आंदोलन की मुख्य धारा की पार्टी थी, जिसके माध्यम से सत्ता की आज़ादी की लड़ाई में लोग भाग लेते थे। तो उन्होंने भी वही वहाँ से शुरुआत की। लेकिन 1916 में जब लखनऊ में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो वहाँ उनकी मुलाकात गांधी जी से हुई और वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। और वहीं से उनका एक राजनीतिक, आप कह सकते हैं कि कांग्रेस के प्रति उनका रुझान बढ़ा और वहीं से उन्होंने अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की। अब मैं आपको बताऊं कि जो 16 के बाद जब वो उनकी मुलाकात गांधी जी हुई, तो पहले तो उनको लगा कि गांधी जी का जो तौर तरीका है उनके, आप जानते हैं कि गांधी जी का तौर तरीका ऐसा था कि उसमें सामान्यतः बहुत पढ़े लिखे और नौजवानों को पसंद नहीं आता था।
क्योंकि वो उस तरह के तो जोश भरते नहीं थे कि गांधी जी की उखाड़ दो, मार दो, ख़त्म कर दो, ऐसी बात तो कहते नहीं थे। वो तो त्याग की, सहनशीलता की, अहिंसा की बात करते थे। तो ये बातें उसमें सामान्यतः नौजवानों को पसंद नहीं आती थी। लेकिन जब चंपारण का आंदोलन गांधी जी ने जो 1917 में किया, आप सब मैं तो बता चुका हूँ, उसके बाद से तो उनको जो जनता ने उनका समर्थन किया, तो लोगों को लगा कि ये तो गांधी जी का जो तरीका है ना, ये बिल्कुल ठीक तरीका है। और उसके बाद धीरे धीरे उनके साथ नौजवान जुड़ने लगे, और नौजवान जुड़ने ही लगे। फिर उनके नौजवान उनके प्रति उनकी बातों को लोगों ने कहा कि इनका जो तरीका है उसको स्वीकार करने लगे नौजवान लोग। नेहरू ने भी बहुत पढ़े लिखे थे, लंदन से पढ़े थे, और उनका जो लंदन में सोच थी वो वही उसमें यूरोप में जिस तरह से समाजवाद, जनतंत्र और तमाम बातें लंदन में जैसे चल रही थी, यूरोप में पूरी चल रही थी। यूरोप का वर्चस्व था। जब आप 1952 के दौर में आप देखिएगा तो यूरोप का ही वर्चस्व था पूरे दुनिया में, उन लोगों का राज चलता था। तो वही उनको यूरोप में जिस तरह से विचारधाराएं चल रही थी, उसी विचारधारा से प्रभावित थे, और ज़्यादातर समाजवाद, सेकुलरिज्म और ये इम्पेरियलिज्म के खिलाफ, और ये सब बातें उनके दिमाग में थी। उसी विचारधारा को, और गांधी जी इस तरह बातें नहीं करते थे। गांधी जी का अपना तरीका ही गलत था। नैतिकता, अहिंसा, सदाचार और सिविल डिसोबीडियंस, ये सब बातें गांधी जी अपना करते थे। लेकिन फिर भी जब चंपारण के बाद नेहरू ने भी सोचा कि ये ठीक है, तो ये इनके साथ हो गए। और उसके बाद जब गांधी जी ने 1920 में जो सविनय 19 के रोलेट एक्ट आया, और सभी ने अवज्ञा का उन्होंने शुरुआत की कि अंग्रेजों की हम बात नहीं मानेंगे, विदेशी कपड़े जलाओ, तो गांधी जी के साथ साथ ये पूरी तरह से नेहरू सक्रिय हो गए। और उसके बाद राजीव गांधी जी के आंदोलनों को चलाते रहे। 3 बार कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट बने। फिर जब देश आज़ाद हुआ तो इंटरिम गवर्नमेंट के भी वो इंटरिम गवर्नमेंट के नेता बने। इंटरिम गवर्नमेंट नेता, उसमें वायसराय चेयरमैन होता था। 1946 में जब इंटरिम गवर्नमेंट बनी देश आज़ादी के पहले, तो उसमें वायसराय जो है उसका प्रेसिडेंट था, और ये उसके वाइस प्रेसिडेंट बने। मतलब यही एक तरह से, तो अंग्रेज का वायसराय हेड थे, लेकिन एक तरह से प्रधानमंत्री के उसको कहते हैं, वाइस प्रेसिडेंट कहिए, प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने 46 में कार्यभार ग्रहण किया। लेकिन जब देश में 1947 देश आज़ाद हुआ, तो उस समय वो उसके पहले प्रधानमंत्री बने। और उसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि 1964 तक, जीवन के अंतिम घड़ी तक वो प्रधानमंत्री रहे, और उनका 27 मई 1964 को उनका देहांत वचन हो। तो ये तो उनका एक संक्षिप्त मित्रण था। लेकिन उन्होंने जो काम किए इस दौरान, वो मुख्यतः आप ही समझिए कि 1919 के बाद और 1946 तक गांधी जी, नेहरू ने जो काम किया वो महत्वपूर्ण बात है, और उसी को आपको जानने की जरूरत है। वही मैं इसके यहाँ चर्चा करूँगा। देखिए, प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने क्या किया, कैसे किया, उनकी नीतियाँ ठीक थी, उनकी नीतियाँ गलत थी, हम उनसे सहमत थे कि नहीं थे, उन्होंने देश को सही दिशा दिया नहीं दिया, देश को कहाँ ले गए, ये तमाम बातें हो सकती हैं। तमाम उसके बाद तो जब लोकतंत्र आ गया, तमाम राजनीतिक पार्टियां बन गई, तमाम विचारधाराएं आ गई, और देश उसी तरह से आगे चल रहा। वो एक अलग विषय है, उससे यहाँ का हमारा चर्चा करने का वो विषय नहीं। हमारा चर्चा करने का यही विषय है कि कैसे कैसे उन्होंने देश की स्वतंत्रता की आज़ादी मिली। अब यहाँ की शुरुआत हम जब करते हैं ना, तो अब मैं आपको बताऊँ कि जो सबसे महत्वपूर्ण बात है नेहरू के बारे में जानने के लिए, वो ये है कि उन्होंने 9 साल जेल में गुजारे। और इत्तेफाक की बात है कि 9 बार जेल भी गए। 9 साल जेल में गुजारे, और 9 साल उन्होंने जेल में गुजारा। और जो उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 9 साल जेल में गुजारे, उसमें उन्होंने ज़्यादातर समय वह गुजारा जिसमें कि न्यायालय ने उनको सजा दिया था। ऐसा नहीं है कि उनको पकड़ के और जेल में बंद कर दिया और फिर छोड़ दिया, नहीं। 9 साल में मैं बताऊंगा कि इस 9 साल में 9 बार वो जेल में गए। ये 9 बार जेल में, मैं इसलिए बताना आपका चाहता हूँ कि आप समझिए कि लोग किस तरह से अपने विचार, अपने उद्देश्यों के लिए, विचारों के लिए किस तरह के लोग तकलीफें सहते हैं, किस तरह से
तकलीफें सह के भी उस पर दृढ़ रहते हैं और दृढ़ता से जमे रहते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं। ये ज़्यादा महत्वपूर्ण आपके जानने के लिए और समझने के लिए। तो जो 9 साल उन्होंने ये गुजारा और कैसे कैसे वो जेल गए, ये यही आज का चर्चा में इस विषय पर ज़्यादा आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, ताकि आप समझ सकें कि कैसे नेहरू ने किन किन बातों को लेकर, किन किन मुद्दों को लेकर वो जाके वहाँ जेल में उन्होंने बिताया। तो जो सबसे 9 साल में, और ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि मतलब वो ये सज़ा काटा। देखिए, वैसे अगर जेल में आप पकड़ लेते हैं, कोई राजनीतिक बंदी बंद होता है तो उसको राजनीतिक बंदी का लाभ मिलता है और आराम से उनको जेल में रखा जाता है। लेकिन जब कोई सज़ा याफ्ता हो जाता है तो वो राजनीतिक बंदी का लाभ नहीं मिलता है। फिर तो उसको सज़ा याफ्ता के लिए सश्रम कारावास होता है, और जो आम कैदियों को जो सुविधा मिलती है वही चीज़ें आपको भी उनको भी मिलती है। तो इसलिए राजनीतिक बंदी का जो सुविधा उनको था, उनको नहीं मिला। तो ये बहुत बार हुआ, कुछ बार मिला, लेकिन हमेशा उनको राजनीतिक बंदी का सुविधा नहीं मिला। तो मैं थोड़ा सा आपको एक इसी विषय का आगे बढ़ाते हुए मैं थोड़ा सा कैमरे को ठीक करना चाहता हूँ कि कैमरे में लाइट आ रही है, जिससे कि ये व्यवधान पड़ रहा है। तो लगता है कि हाँ, अब शायद ठीक हो गया। अब मैं बात करते कर आगे बढ़ाता हूँ। तो ये व्यवधान आ गया था लाइट का पीछे से, तो ये देखिए, हाँ अब संभवतः ठीक हो गया जी। हाँ, तो ये जो राजनीतिक बंदी का उनको ये स्थिति झेलना पड़ा, वो लाभ उनको नहीं मिला। अब मैं उन बातों को आगे बढ़ाते हुए आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप जानिए कि नेहरू जी को किन किन मामलों में सजा हुई थी, ये और किन किन मामलों में कितने बार वो जेल गए। इसका संदर्भ मैं आपको पहली बार, दूसरी बार, तीसरी बार जेल क्या उनका थोड़ा थोड़ा एक एक लाइन आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ये पहला तो ये है कि उन्होंने पहली बार वो जेल गए, ये आप समझ लीजिए 1921 में। 1921 में उनके जेल जाने का कारण ये था कि उस समय प्रिंस ऑफ वेल्स, जो भारत के हमारे शासक जो थे, उनके जो प्रिंस ऑफ वेल्स थे, उनके लड़के जो है आए थे, भारत आए। तो उन्होंने आने वाले थे, तो उनके विरोध में इन लोगों ने आंदोलन किया और विरोध किया पहले बार। तो उस समय उनको 6 महीने की सजा हुई, ये 1921 में। फिर दूसरे बार देखिए कब आए। दूसरे बार 22 में उनको विदेशी कपड़ों का, उसमें गांधी जी ने कहा था ना 1921-22 में कि असहयोग आंदोलन करेंगे, विदेशी कपड़ा का जलाओ, उसको विदेशी कपड़ों को, हर चीज़ विदेशी का बहिष्कार करो। तो उसमें 1922 में उनकी सजा हुई और उसमें उनको 18 महीने का उनको सश्रम कारावास दिया गया। 18 महीने, देखिए वो सजा हुई उनकी। पहले 6 महीने की सजा हुई पहला, दूसरे भी उनको 18 महीने की ये सजा वाले हो रहे हैं। उस समय नेहरू ने एक बात बहुत अच्छी कही थी, और वो बात सब लोगों को जानना चाहिए कि अपने देश के लिए अगर हम संघर्ष करते हैं तो ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। अच्छा, नेहरू ने कभी ऐसा नहीं है कि पहली बार उन्होंने गए तो माफ़ी मांग लिया, नहीं, जो उन्होंने किया स्वीकार किया। फिर दूसरी बार भी गए, उन्होंने जो कहा कि ये हमारे भाग्य की बात है कि हम अपने देश के लिए लड़ रहे हैं, और उनको जब सजा हुई तो 18 महीने की सजा उनको हुई, उन्होंने उसको स्वीकार किया, जाके अपराध स्वीकार किया, लड़े नहीं खुद, जबकि मुकदमा लड़ सकते थे, वहाँ भी उन्होंने मुकदमे कुछ नहीं लड़े और जाके अपना अपराध स्वीकार करके और सजा हुई। तीसरी बार उनके जो हुआ कि तीसरी बार में एक 2 राज्यों में, एक नाभा और पटियाला राज्य के 2 रियासतें थी, उसमें लड़ाई हुई। तो उसमें अंग्रेजों ने एक राज्य का समर्थन किया और दूसरे राज्य को दबाया, तो अन्याय कर रहे थे अंग्रेज दूसरे राज्य रियासत से। तो उसमें उन्होंने, चूँकि वहाँ के सिख लोगों ने आंदोलन किया, तो उसमें ये भी गए और सिखों ने उनको, और सिख लोगों के जो नाभा रियासत थी उसके साथ ये आंदोलन में ये गए, वहाँ पुलिस ने पकड़ के इनको बंद कर दिया। खैर उस समय तो कब सजा नहीं हुई, कल 12-15 दिन जेल है। लेकिन उस समय जब जेल में रहे तो वो जेल की कहानी उन्होंने अपनी बताई है कि किस तरह जेल, कितना कठिन जीवन था जेल का। 12-15 दिन रहे, लेकिन कोठरी में रख दिए, उसमें ना रोशनी थी, न प्रकाश था, न
4 आदमी इसमें एक छोटे से कमरे में बंद कर दिए गए। तो ये तकलीफ का उन्होंने अपने अपने किताबों में वर्णन किया है, इसलिए ये आपको इतना जान लीजिए कि ऐसे ऐसे तकलीफ वो झेलते रहे लोग। उसके बाद चौथी बार उनकी जो जेल यात्रा हुई वो हुई 1930 में। अब देखिए, एक 1930 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन, ये सब जानते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। 1929 में लाहौर कांग्रेस का 31 दिसंबर में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। ये 45वां अधिवेशन था। तो इस कांग्रेस अधिवेशन में ये नेहरू शामिल हुए और इस कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने के बाद नमक आंदोलन के बाद ये सम्मेलन हुआ और उस नमक आंदोलन के बाद ये तय हुआ कि अब हम लोग देश के आज़ादी के लिए, पूर्ण आज़ादी के लिए अब काम करें। तो ये नेहरू ने अपना उसको, अभी हम पूर्ण आज़ादी के बारे में आपको अलग से बताएंगे कि नेहरू की बहुत बड़ी भूमिका थी कि संपूर्ण आज़ादी की मांग उन्होंने उसी 1930 के लाहौर कांग्रेस के में किया था। और ये कितना महत्वपूर्ण है, संपूर्ण आज़ादी की जो मांग है ये नेहरू के ही द्वारा उठाई गई थी। इसके बारे में हम अभी आपसे चर्चा करें। लेकिन इसके बाद वहाँ उनको सज़ा हुई, उसमें वो बंद किए गए। 5वीं बार वो नमक आंदोलन से लौट रहे थे, तो नमक आंदोलन के बाद वो यात्रा पर थे, फिर उनको अपने भाषणों के लिए बंद कर दिया गया। और जब भाषणों के लिए जगह जगह भाषण देते थे तो उन्होंने लगा कि फैला रहे। 30 के बाद थोड़ा तो, कि संपूर्ण आज़ादी के जब आंदोलन शुरू हो गया ना, तो उसमें जगह जगह लोगों ने जाके तिरंगा झंडा फहराने लगे, मीटिंगें करने लगे, अंग्रेजों के खिलाफ संपूर्ण आज़ादी की बात करने लगे। तो उसके बाद लोग गिरफ्तारियाँ होने लगी। उसमें ये गिरफ्तारी, फिर वो उसमें उनको 2 साल की सज़ा हुई, फिर 2 साल की सज़ा हुई। उसके बाद छठी बार जो उनको है 1931 में वो किसानों का इन्होंने एक आंदोलन जमींदारों के खिलाफ चलाया कि जमींदारों को टैक्स नहीं देना है। और ये 1931 में जब ये आंदोलन उन्होंने चलाया कि टैक्स नहीं देना, तो अंग्रेजों ने एक आदेश पारित किया, ऑर्डिनेंस बनाए। और ऑर्डिनेंस ये लाए कि जो लोग जमींदारों को टैक्स नहीं देंगे या जो लोग जमींदारों का मालगुजारी नहीं देंगे, तो उनके खिलाफ सजा की व्यवस्था रहेगी। अब इन्होंने विरोध किया कि हम लोग नहीं देंगे इनको मालगुजारी या टैक्स नहीं देंगे किसी को। उस पर उनको उस मामले में भी उनको उस कानून को तोड़ने के लिए सजा हुई, 2 साल की फिर सजा हुई। इसके बाद का जो एक महत्वपूर्ण बात यह है कि नेहरू को 2 बार, ये जान लीजिए, राजद्रोह के नाते सजा हुई। राजद्रोह, आज देख रहे हैं कि राजद्रोह कितना गंभीर अपराध माना जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दोनों बार जब राजद्रोह के मामले में जब नेहरू गए, तो उन्होंने कहा कि हम राजद्रोह के मामले में भी हम ये नहीं कहेंगे मैंने नहीं किया, मैंने किया है। और इतनी दृढ़ता के साथ उन्होंने स्वीकार किया। और जो 1934 में जो कलकत्ता में जाके वो 3 दिन भाषण दिए और बहुत आज़ादी के संबंध में वो भाषण दिए, उन भाषणों का इतना प्रभावशाली भाषण थे उनके कि उसके बाद उन पर राजद्रोह का मुकदमा चला। तो उस राजद्रोह में उन्होंने एक बात कही थी कि, और वो हम आपको 4 लाइनें उनके पढ़ के सुना दे रहे हैं कि कितना महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही थी। उन्होंने कहा कि अगर राजद्रोह का मतलब है आज़ादी या विदेशों की गुलामी के सारी निशानों को हमेशा के लिए ख़त्म कर देना, तो बेशक मैं राजद्रोही हूँ। और उन्होंने इस राजद्रोह में, उसमें भी 2 साल की सज़ा हुई और उन्होंने सज़ा को भुगता। 8वीं बार जो उनकी सज़ा हुई, ये एक लंबी सज़ा हुई। 8वीं बार जब 1941 में जब विश्व युद्ध हुआ और आप जानते हैं कि क्विट इंडिया मूवमेंट का शुरुआत होने वाली थी, लेकिन जगह जगह उनको बंद कर दिया गया। उसमें उनको 4 साल के लिए जेल रखा गया। और 9वीं बार जब क्विट इंडिया मूवमेंट का जैसे घोषणा हुई, गांधी जी ने कहा भारत छोड़ो, उसमें उनको सन 1942 में पकड़ लिया गया और जब 45 में उनको छोड़ा गया। तो अब है कि 9 बार सजा हुई। अब देखिए, सजा ही अगर उनको पूरा जोड़ लें तो जितने बार उनकी सजा हुई वो 10-11 साल से ज़्यादा समय तक उनकी तो सजा है। लेकिन ये है कि बीच बीच में सजा पूरे होने के
3 महीना पहले 4 महीने पहले उनको छोड़ दिया जाता था, इसलिए सज़ा उतना नहीं। लेकिन अगर सारा कुछ मिला दिया जाए कि सारी सज़ा कितनी हुई और कितने दिन जेल में रहे, तो उसको अगर आप जोड़ेंगे तो आप पाएंगे कि लगभग उनको 15 ये लगभग उनके सज़ा जो हुई है वो 15-16 साल एक तरह से जेल उनको काटना चाहिए था, लेकिन समय के पहले थोड़ा उनको छूट मिलती गई, इसलिए उन्होंने उतना समय नहीं काटा। अब मैं आपको ये बताऊं कि जो नेहरू का जो महत्वपूर्ण बात थी, जो अभी मैंने चर्चा भी किया, पूर्ण स्वराज का उन्होंने मांग की थी। पूर्ण स्वराज का मांग महत्व नेहरू का इसलिए था कि गांधी जी ये नहीं चाहते थे कि हम लोग अंग्रेजों से पूर्ण स्वराज की मांग करें। गांधी जी और बहुत सारे नेता, यहाँ तक कि नेहरू के पिताजी मोतीलाल नेहरू जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे एक बार, वो भी नहीं चाहते थे कि पूर्ण स्वराज की मांग करें। अब आप गांधी के आज़ादी की लड़ाई में नेहरू जी 3 बार कांग्रेस अध्यक्ष रहे, 1929 में, फिर 34 में, और फिर आप बताएं 1946 में बने, जो 45 में जेल से छूट के आए, और जब देश को आज़ादी मिलने वाली थी, क्योंकि उसमें यह था कि जो देश प्रधानमंत्री, जो कांग्रेस अध्यक्ष रहेगा वही प्रधानमंत्री रहेगा। तो उसमें मैंने पिछली बार आपको बताया था कि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष थे, तो उनसे नेहरू जी को अध्यक्ष बनाया गया और उसके बाद वही प्रधानमंत्री बने। तो ये जो समय था, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 1927 में मद्रास में कांग्रेस की बात हुई कि हम लोग पूर्ण स्वराज की मांग करें। तो उन्होंने प्रस्ताव, नेहरू ने रखा कि कांग्रेस की पूर्ण स्वराज मांगे, तो प्रस्ताव तो पास हो गया, लेकिन गांधी जी ने उसके बाद तुरंत लिखा कि इस तरह के पूर्ण स्वराज की मांग तो हमेशा कांग्रेस में उठती रहती है, लेकिन पूर्ण स्वराज की नहीं है, हम लोग को डोमिनियन स्टेट चाहिए। डोमिनियन स्टेट मतलब कि अंग्रेजों का वर्चस्व रहेगा, लेकिन जितने सरकार चलाने का काम भारतीय लोग करेंगे, लेकिन वर्चस्व रहेगा अंग्रेजों का, इसको बोलते हैं डोमिनियन। तो ये डोमिनियन की जो व्यवस्था उन्होंने बनाई, उसमें इनको कहना था कि डोमिनियन स्टेट बनाए। अब जब लेकिन 1930 में जब ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने नेहरू जी, तो नेहरू जी उसमें ये भी एक रोचक बात है कि 1930 में गांधी जी को लोग कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना चाहते थे, लेकिन गांधी जी ने कहा कि नहीं, हम अध्यक्ष नहीं बनेंगे, ये जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाइए। और जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्ष के रूप में पूर्ण स्वराज की घोषणा की। 31 दिसंबर 1930 में सम्मेलन के दिन घोषणा की, और उन्होंने कहा कि तिरंगा फहराया गया, और उन्होंने कहा कि 26 जनवरी 1930 से 26, जब ये तो 29 जनवरी 1929 था, 26 जनवरी 1930 से सब पहला आज़ादी का दिवस के रूप में पूरे देश में मनाया जाएगा। और जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में पहली बार 26 जनवरी 1930 को उन्होंने देश में पूर्ण आज़ादी का, मतलब देश आज़ाद हो गया, कांग्रेस की ओर से तो मान लिया गया कि देश को हमको आज़ादी में का झंडा उन्होंने पहनने का गौरव प्राप्त किया। तो ये नेहरू के जीवन का, ये आप देखिए कि ये संघर्ष है। जो इस संघर्षों से ये समझना है कि उन्होंने कभी भी अंग्रेजों के सामने कभी भी कोई अपराध के ये नहीं कहा कि हम मुकदमा लड़के हम निकल पाएंगे। जब जब भी उन्होंने जो किया वो जाके स्वीकार किया, और जो जेल की उनको जेल दिया गया, जो कारावास की सज़ा उनको मिली, उसको उन्होंने एक तरह साहस के साथ और तकलीफ़ें सह के उन्होंने बर्दाश्त किया। नेहरू के लिए तकलीफ सहने का महत्व इसलिए ज़्यादा बढ़ जाता है कि वो एक बहुत संपन्न परिवार के थे। बचपन से ही उन्हें किसी चीज़ की कमी नहीं थी, बचपन से ही अच्छे विदेशों में पढ़े थे, पूरी पढ़ाई लिखाई संपन्नता, कोई कमी नहीं थी। फिर भी जेल के कारावास की सज़ा, जिसमें कि उन्हें तमाम, कम से कम वही मैंने कहा कि 12-13 साल की उन्हें जिन्हें सज़ा का भुगतना पड़ा, और उन्होंने देश की आज़ादी के लिए भुगता। ये है अपने दृढ़ता और संकल्प के लिए, अपने आदर्शों को प्राप्ति करने के लिए जो तकलीफ़ें उठानी चाहिए, वो उसका एक उदाहरण है। और इसीलिए मैं सभी अपने साथियों से ये कहना चाहता हूँ
कि देखिए, जब आप संघर्ष के किसी उद्देश्य के और किसी आदर्श के प्रति दृढ़ संकल्प होंगे और उसके लिए उन्होंने उसको सहने के तैयार हैं। नेहरू ने ये भी कहा था एक बार, उनको जो पहले राजद्रोह के मुकदमे में उन्होंने कहा था कि अब हम लोगों को, मैं जान गया हूँ कि देश की आज़ादी हमारे तकलीफ जितना हम सहेंगे, जितना हम त्याग करेंगे, बिना त्याग और तकलीफ सहे हमको हमारे देश के हम आज़ाद नहीं करा पाएंगे। इसलिए मुझे सहर्ष स्वीकार है आप जो भी दंड दिए, ये हम इस तरह की तकलीफें देश के नागरिक, हर नागरिक सहने को तैयार है। तो ये इस भाव से नेहरू ने पूरे संघर्ष को अपना किया कि हमें तकलीफ सहना है, जो भी तकलीफ देंगे तभी हम आज़ादी हासिल करेंगे। जो भी हमें कठिन से कठिन परीक्षा में हमें गुजरना पड़ेगा और तो हम उसमें गुजरेंगे, बिना इसके हमारा लक्ष्य नहीं प्राप्त हो सकता है। और जितना बड़ा लक्ष्य हो उतना ही बड़ा आपको संघर्ष और उतना ही बड़े आपको त्याग और उतने ही ज़्यादा आपको दृढ़ता और उतने ही ज़्यादा आपके अंदर अपने उद्देश्य को प्रति समर्पण की जरूरत होती है। और जो आप, मैंने संक्षिप्त में आपको बताया कि नेहरू में इस दौरान में जो उन्होंने आज़ादी की लड़ाई ली वो सब परीक्षित होता है। और इसलिए इन लोगों के ऐसे ही महापुरुषों में जिनकी चर्चा कर रहा हूँ, सब ने जो आज़ादी की लड़ाई में इस तरह से अपने तकलीफ सही जो संघर्ष किया और अपने आदर्शों को प्राप्त करने के लिए जिस रास्ते को चुना और उस पर अडिग रहे, कभी हटे नहीं, इसलिए आने वाली पीढ़ियों को ये समझने की जरूरत है। अब मैं जब गांव की सरकार की जब बात करता हूँ तो अब आप ये समझ लीजिए कि क्या नेहरू ने 1930 में क्या पूर्ण स्वराज के देश की घोषणा कर दी, झंडा भी फहरा दिया, पूरे देश में आंदोलन चल गया कि पूर्ण स्वराज की मांग है, तो क्या पूर्ण स्वराज मिल गया? 1930 में क्या 31 में मिल गया, क्या 32 में मिल गया? और ये जगह जगह संघर्ष हो रहे थे, क्या मिल गया? बल्कि उसके बाद और शक्तियाँ बढ़ गई अंग्रेजों की। तो जब आप कोई लक्ष्य लेते हैं तो जल्दी में मत रहिए कि आज आपने प्रस्ताव कर दिया, आपने मांग कर दी, ये विचारधारा रख दिया और सारे की जनता के लोग आपका विचार मान लेंगे और स्वीकार कर लेंगे और बस आपके पीछे पीछे खड़े हो जाएंगे। ऐसा तो होता नहीं है। ये इसी से समझने की कोशिश करिए। लेकिन जब उस विचारधारा को, जब पूर्ण स्वराज का एक स्पष्ट मांग नेहरू ने देश के सामने रख दिया कि हमें पूर्ण स्वराज प्राप्त करना है, तो आज़ादी की, देश आज़ाद होना एक अलग बात है। बहुत देश आज़ाद होने का मतलब था कोई डोमिनियन, गांधी जी खुद कहते थे डोमिनियन स्टेट। तो लेकिन कोई देश का आज़ाद मतलब हम अंग्रेजों को इस देश से बाहर कर दें, किसी प्रकार के अंग्रेजों को अंकुश में नहीं रहे। गांधी जैसे लीडर भी साहस नहीं कर पाए 1930 में कि हम, तो 42 में आकर उन्होंने कहा कि अंग्रेजों भारत छोड़ो। उसके पहले गांधी जी भी साहस नहीं कर पाए कि अंग्रेजों से कहें कि आप डोमिनियन, हम तुम्हारा किसी भी वर्चस्व को स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन नेहरू जैसे जो और भी जो उनके साथ युवा साथी थे, उन लोगों ने भारत को पूर्ण आज़ादी का समर्थन किया और गांधी जी भी फिर उस सहमत हुए पूर्ण आज़ादी का, लेकिन कि ये आंदोलन चलना चाहिए। तो जो ये पूर्ण स्वराज का जो आंदोलन 1930 में चला, उससे आप जितने हम जब गांव की सरकार की बात हम कहते हैं कि आज हम गांव की सरकार की बात कर रहे हैं, तो इस गांव के स्वराज के बात को, गांव की स्वराज ही तो है, वो भारत के स्वराज की बात करते थे। हम भारत देश तो आज़ाद हुआ, लेकिन हम गांव के स्वराज की बात करते हैं। गांव को भी हम पूर्ण आज़ादी की बात करते हैं। आज गांव को पूर्ण आज़ादी की जरूरत है। यही उस देश में, उस समय अगर देश में पूर्ण आज़ादी की जरूरत थी, तो आज जब हम आपसे बात चर्चा कर रहे हैं तो हम ये बात कर रहे हैं कि इस देश को भी, इस गांव, हमारे गांव को भी पूर्ण आज़ादी की जरूरत है। आज़ादी तो आप कानून से कह देंगे कि हम आप ये व्यवस्था चलाइए, वो व्यवस्था चलाइए। उस समय अंग्रेज कुछ तैयार हो रहे थे कि आप अपनी छोटी मोटी व्यवस्था आप चलाते रहिए। उन्होंने कहा कि नगर पालिका को चलाइए। नेहरू भी 1926 में इलाहाबाद नगर पालिका के अध्यक्ष बन गए थे कि उसमें सरकार उसकी गुलामी में टाइम दी और अध्यक्ष बन के उन्होंने 2 साल काम किया। लेकिन अंग्रेजों को सहयोग का, अंग्रेज सहयोग नहीं करते थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया कि अंग्रेज तो इस तरह से ये आज़ादी, कहने को तो हम अध्यक्ष बन गए हैं, लेकिन अंग्रेज जो है हमारे ऊपर ऐसे ऐसे नियंत्रण रखे हैं कि हमको उसका महत्व नहीं, काम करने देते ही नहीं। तो वही स्थिति बनी कि उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने देख लिया था 26 में नगर महापालिका के इलाहाबाद के अध्यक्ष बन के कि किस तरह से अंग्रेज हर बात में हस्तक्षेप करते रहते हैं। तो ये आज भी पूर्ण स्वराज का जो नेहरू का ये अभियान था, उससे आप समझ लीजिए कि गांव के सरकार का अभियान का औचित्य कितना अपने आप में साबित हो जाता है।
तो गांव सरकार के लिए जो हम मांग कर रहे हैं कि पूर्ण रूप से उनको आज़ाद मिले, पूर्ण स्वराज मिले, ये हमें गांधी नेहरू से प्रेरणा लेना चाहिए। और उसके लिए जैसे मैंने कहा कि किस तरह से नेहरू ने किस तरह से संघर्ष करते रहे, कभी अंग्रेजों के सामने झुके नहीं, कभी उनसे भागे नहीं, कभी उनसे कोई माफ़ी वाफ़ी मांगने की तो बात दूर था, बल्कि उनको जब भी उनके सामने मामला पड़ा तो उसको उन्होंने बड़ी वीरता से और बड़े संकल्प के साथ कहा कि हम हर प्रकार के त्याग और हर प्रकार के संघर्ष करने को तैयार हैं, और हम मानते हैं कि अगर हमारा आपको हटा के बाहर करना है, भारत से बाहर फेंकना है, तो हम इस राजद्रोह को भी करने को तैयार हैं। तो आज मैं फिर दोहराऊंगा कि गांव वालियों को मैंने कहा कि आप गांव में अपना धारा 12 जो पंचायती राज अधिनियम का है उसको फूंक फूंक के आप गांव में चेतना पैदा करिए, और जब चेतना पैदा होगी तो धीरे धीरे हमारी शक्ति का संचय होगा और लोगों का चेतना में बदलाव आएगा। देखिए होता क्या है कि जब बार बार आप चीज़ों को उठाते हैं, बार बार कहते हैं, तो लोगों के चेतना मतलब सोच में थोड़ा बदलाव होता है। नहीं तो अन्यथा उनकी एक ढर्रे की सोच है, सोचते रहते हैं और वैसे वैसे करते रहते हैं। अगर उनके नेताओं के पीछे चलने की सोच बन गई है तो चलते रहेंगे उन नेताओं के पीछे, उनके पीछे उनके दया पर, उनकी कृपा पर, उनके लालच देते रहेंगे, नेता उनको 4 पैसे पाते रहेंगे, उसी सोचता वैसे सोच है। उस सोच को बदलने के जब बार बार आप उस सोच को हिलाएंगे, समझाएंगे, लोगों को कहेंगे, आप उसके लिए कुछ संघर्ष करेंगे, कुछ त्याग करेंगे, कुछ उस तरह से तकलीफ उठाएंगे, तब लोग ध्यान देंगे कि भाई ये बात कह रहा है, इसका अपना तो कोई स्वार्थ है नहीं, अगर कह रहा है तो इस पर ध्यान देंगे। और फिर वो आपकी उनकी चेतना में आती है। जब एक बार उनकी चेतना में आ जाती है फिर वो आपके साथ संघर्ष में जुट जाते हैं। उस समय भी जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो उस समय भी यही समस्या थी, उनकी चेतना में नहीं था। चेतना में था कि जमींदारों के पीछे चलना, जमींदारों की कृपा पर पलना, जमींदारों की गुलामी करना, अंग्रेजों की गुलामी करना, यही उनके मनोदशा थी और ऐसा ही करते थे। धीरे धीरे इन लोगों ने समझाया। आप उन समय के लोगों को, भाषणों को, आप नेताओं के भाषणों को सुनेंगे तो लगेगा कि कितने लोग दबे और कुचले थे और कितनी हिम्मत नहीं, कितनी मुश्किल इस हमारे नेताओं को हुई उनके अंदर इस भाव पैदा करने के लिए कि आज़ादी ठीक बात है, आज़ादी अच्छी चीज़ है, हम उसके लिए खड़े हो, अपनी आवाज़ उठाएं। बड़ी मुश्किल उठा ये बात उनको समझाने में होती थी, कोई समझते नहीं थे लोग, क्योंकि चेतना में थी नहीं, तो चेतना में उनकी आई। तो उसी तरह जब गांव के सरकार के बारे में उनको ये लगेगा कि हम लोग गांव बिल्कुल गुलाम हैं और ये गुलामी से हमको मुक्ति पानी है, हमें अपना पूर्ण स्वराज लाना है, हमें हर तरह से अपने गांव की व्यवस्था खुद चलानी है और अच्छे ढंग से चलानी है, और गांव में हमारे जो आदर्श हैं, हमारे नैतिकता है, हमारे अंदर भाईचारा है, हमारे अंदर प्रेम है, इस सब को स्थापित करना है। तो लोगों को ये चेतना जैसे आएगी तो आप देखिएगा कि कितना तेजी से भारत का, गांव का तो आज़ादी मिलेगी। गांव की आज़ादी के साथ मैं हमेशा बार बार कहता हूं कि गांव की आज़ादी से ही भारत की संपन्नता और भारत की ताकत दोनों जुड़ी है। जब तक गांव आज़ाद नहीं होंगे भारत संपन्न नहीं होगा, और भारत संपन्न नहीं होगा तो भारत देश दुनिया में अपनी कोई स्थान नहीं बना पाएगा, दुनिया में कोई ताकत नहीं बन पाएगा। हमेशा कहने को आप टीवी पर और बड़े बड़े लंबे भाषण दीजिए, लेकिन नीचे पोलम पोल रहेगा, भाषण से नहीं होगा। भारत की असली ताकत जो है, हमारे भारत की परिस्थितियाँ दूसरी हैं, हमारे देश की असली ताकत गांव में बचती है, और यहीं से भारत संपन्न भी होगा, और यहीं से भारत ताकतवर भी होगा, और यहीं से भारत जो आप कहते हैं कि दुनिया में अपना आदर्श स्थापित करेगा, नाम कमा, दुनिया का उत्कृष्ट देश बनेगा, तो यहीं से बनेगा गांव से। और नए गांव को आप इस तरह से, और गांव कैसे ये होगा जब गांव सरकार बने। अगर नहीं करेंगे तो कभी सपना में मत देखिए कि भारत संपन्न, उत्कृष्ट और मजबूत हो और दुनिया में एक उत्कृष्ट भारत, उत्कृष्ट देश बन पाएगा। तो ये इस चर्चा का ये चर्चा का ये बिंदु था। अब आप एक बात मैं आप ये भी चलते चलते कहूँगा कि 11 फरवरी को नैतिक पार्टी का 14वां स्थापना दिवस है, और शाहजहांपुर में विष्णु वाटिका जो हरदोई और शाहजहांपुर रोड पर है, हरदोई से 4-5 किलोमीटर पहले, तो विष्णु वाटिका पे, वहाँ से हरदोई से नहीं, शाहजहांपुर से 2 में ही है, मतलब उस रोड पर 2-3 किलोमीटर पहले। तो विष्णु वाटिका में आप सभी लोगों को आना है, और इस समय जो विषय रखा गया है वहाँ विषय यही है, विषय रखा गया है ये गांव की सरकार, विषय है गांव की सरकार, गांव की सरकार लाओ, गांव को स्वर्ग बनाओ, इसी विषय पर चर्चा होनी है।
और भी कार्यकर्ताओं को जितने जो गांव बली बने गए हैं उन गांव बली लोगों को कोशिश हम करेंगे कि उन लोगों को जितने गांव बली हैं अगर जुटेंगे वहाँ आएंगे तो उन लोगों को उस सम्मेलन में उनका सम्मानित किया जाएगा कि भाई ये गांव बली हैं। उनको बताया जाएगा कि गांव बली कैसे इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं। ये बताया जाएगा कैसे धारा 12 क्या है और धारा 12 को क्यों फूंकना जरूरी है और क्यों आज़ादी हमारी आज़ादी रोकने का कारण धारा 15 पंचायती राज अधिनियम का धारा 15 किस तरह से आज़ादी को रोक गांव की आज़ादी और गांव सरकार बनने में रोक रहा है। ये सारी बातें उस दिन बताई जाएंगी ताकि आप लोग इस सम्मेलन के बाद बड़ी तेजी के साथ इस सम्मेलन के बाद बड़ी तेजी से आप इस सम्मेलन के बाद इस गांव सरकार के आंदोलन को बड़ी तेजी से आगे बढ़ाएं। तो इन शब्दों के साथ साथियों आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और लेकिन एक बार और अनुरोध है कि 11 फरवरी को शाहजहांपुर में नैतिक पार्टी के 14वें स्थापना दिवस में अधिक से अधिक संख्या में आप जुड़ें और इसका जो संगठन का जो दायित्व दिया गया है, इस सम्मेलन का दायित्व जो दिया गया है वो नैतिक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रताप सिंह यादव जी हैं, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। उनके वही संयोजक बनाए गए हैं और वो इस सम्मेलन को अच्छे ढंग से संपादित करेंगे। इसके साथ हमारे भारत परिषद के और जो पदाधिकारी हैं, अजय सिंह जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं और मंडलीय अध्यक्ष हैं जेपी सिंह, और भी बेचू यादव हैं वहाँ के आजमगढ़ के, और भी बहुत से हमारे पदाधिकारी हैं जिले के जो अध्यक्ष हैं शाहजहांपुर के कनौजिया को, उनको दाताराम कनौजिया को, उनको भी बहुत महत्वपूर्ण दायित्व दिया गया है कि इस सम्मेलन को बहुत अच्छे ढंग से संभाला। और बाकी सारे हमारे कार्यकर्ताओं को बहुत मीडिया के काम को त्रिवेदी को बताया गया है कि वो मीडिया कार्य को देखें, और भी जो जहाँ है सबको कहा गया है कि इस सम्मेलन को सफल बनाने के लिए पूरी तरह से आप कोशिश करिए। हमारे राष्ट्रीय के पदाधिकारी भी रहेंगे, प्रदेश पदाधिकारी भी रहेंगे नैतिक पार्टी के, और साथ साथ भारत परिषद और प्रधान संगठन के लोगों को भी मैंने अनुरोध किया है कि आप इस सम्मेलन में आइए, क्योंकि जो मुद्दा है ना गांव की सरकार, ये सबका मुद्दा है। ये नैतिक पार्टी का मुद्दा है, ये मुद्दा भारत सरकार वो भारत परिषद का है, और ये गांव पंचायती राज संगठन का जो संगठन है उसका भी हमने कहा कि उसका भी मुद्दा रही है, क्योंकि ये मुद्दा ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति के लिए, ये मुद्दा देश की व्यवस्था और देश के जो हमारे इतने पूरे देश के जो गाँव के लिए है, जो 6 लाख गाँव है उनके लिए, तो सबका मुद्दा है। किसी जैसे आज़ादी की लड़ाई, आज़ादी सबका मुद्दा थी, उसी तरह ये पूरे राष्ट्र का मुद्दा था, पूरे भारत का मुद्दा था। उसी तरह गांव का सरकार भी पूरे देश का मुद्दा है, पूरे राष्ट्र का मुद्दा है, पूरे भारत का मुद्दा है। तो इसलिए सभी संगठनों को, ये 3 संगठन तो जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ इसके लिए उठा ही रहे, मैं तो देश के सभी संगठनों से कहूँगा, अनुरोध करूँगा कि आप इस गाँव की सरकार को मुद्दे को एक राष्ट्रीय मुद्दा बना के इसको आगे बढ़ाइए और गाँव की सरकार को स्थापित करिए, क्योंकि ये गाँव के हित में तो है, यही राष्ट्र हित में है, यही देश हित में है, और यही देश को दुनिया में सबसे उत्कृष्ट राष्ट्र के रूप में स्थापित करेगी। धन्यवाद साथी।